शहर में जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है और अभी संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है, जिसमें हमने जन जागृति पखवाड़ा 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के बीच में पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में आज हम आपके शहर में आए हैं। पहले मैं सब साथियों का परिचय जो आपसे रूबरू होंगे उनका परिचय करवा देता हूँ। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉमरेड प्रीतपाल जी हैं, किसान सभा से हैं। मनोज सहरावत जी हैं, हमारे संगठन से हैं और कला और के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी को आप जानते हैं, योगेंद्र जी संस्थापक हैं जय किसान आंदोलन के और संयुक्त किसान मोर्चे की जो 7 मेंबरीय नेशनल कमेटी है उसके एक मेंबर हैं। मैं दीपक लांबा महासचिव हूँ जय किसान आंदोलन का। भाई डिम्पी पहलवान यहाँ के लोकल भारतीय किसान यूनियन से हैं और लोकल महासचिव हरियाणा और यहाँ के लोकल किसान हैं। तो अब मैं योगेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देश में चल रहे हुए आंदोलन और आगे के कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी हो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम किसानों के एक ऐतिहासिक संघर्ष के एक बहुत निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं। लगभग 50 दिन हो गए हैं देश भर में किसान दिल्ली की चारों तरफ 6 मोर्चे लगा के डटे हुए हैं। इस सर्दी में, बारिश में, तमाम विपरीत परिस्थितियों में किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। पहले हम कहा करते थे 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किया था वो अभूतपूर्व आंदोलन था। आंदोलन के इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर था। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है वो आज उस कीर्तिमान को भी पार कर चुका है। इस वक्त चारों तरफ से देश भर में जो किसान जुटे हैं, हर इलाके से, हर क्षेत्र से, देश भर में जिस तरह से जो लहर चल रही है वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। उसका कोई देश के किसान आंदोलन में मिसाल नहीं मिलता। अब तक 70 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये कि सरकार इस अभूतपूर्व किसान आंदोलन के सामने एक निष्ठुर, अनजान, बेपरवाह तरीके से व्यवहार कर रही है। प्रधानमंत्री को हमारे क्रिकेटर के हार्ट अटैक पे फोन करने का समय मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 70 से ज्यादा किसान जो शहीद हो गए हैं उनके बारे में 2 शब्द प्रधानमंत्री को बोलने का समय नहीं मिलता। वो अमेरिका के बारे में बोलते हैं, दुनिया की दूसरी दुर्घटनाओं के बारे में बोलते हैं, अपने देश के बारे में नहीं बोलते। सरकार वार्ता के एक राउंड पे, दूसरा राउंड पे, तीसरा राउंड करती जा रही है। हमारे प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं लेकिन किसी वार्ता में वार्ता नहीं होती। कान बंद करके, कान में मोम डाल के सरकार वार्ता का स्वांग कर रही है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की फाइल के पेट भरने के लिए वार्ताएं की जा रही है ताकि दिखाया जा सके कि वार्ता हो रही है। वार्ता में वार्ता नहीं हो रही। इस कानून को आए 7 महीने से ऊपर हो गया लेकिन आज तक सरकार किसानों के 7 शब्द नहीं सुन पाई है कि तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। ये 7 शब्द सरकार को किसी तरह समझ नहीं आए। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में किसानों को बिल्कुल न्यूनतम अपनी बात मनवाने के लिए भी कोई फोरम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। स्पष्ट है कि सरकार ने इसे एक अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है और वही खेल इस वक्त सब तरफ खेला जा रहा है। किसान संगठनों ने फैसला किया है कि हम सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं। हम अब सरकार के इन वार्ताओं का इंतजार नहीं करेंगे। वार्ता होगी, जाएंगे जरूर, लेकिन इन वार्ताओं का हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इस संघर्ष को आगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। इस सिलसिले में हमने तमाम कार्यक्रमों की कॉल दी है। कल 13 तारीख लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है। इस पर हमने आह्वान किया है कि देश भर में इन तीनों कानूनों को आग के हवाले किया जाएगा।
18 तारीख को महिला किसान दिवस है। जितने भी मोर्चे चल रहे हैं, सब मोर्चों पे किसान महिलाएं आएंगी। वो दिन महिला किसान के नाम रहेगा। 23 तारीख से हमारी 26 की तैयारी शुरू हो जाएगी जिला स्तर पे, और 24 से किसान जाना शुरू कर देंगे। 26 तारीख को दिल्ली में किसानों की जो गणतंत्र परेड है उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में तमाम तरह के कंफ्यूजन फैल रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि 26 जनवरी का कार्यक्रम क्या होगा, इसकी एग्जैक्ट घोषणा 3 या 4 दिन में की जाएगी। अभी तक हमने उसकी रूपरेखा की घोषणा नहीं की, लेकिन कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं। जो कुछ भी होगा शांतिमय होगा। ये कार्यक्रम, ये आंदोलन आज जिस स्थान पे पहुंचा है वो अपनी शांतिमयता के कारण, तो जो कुछ होगा शांतिमय होगा, लोकतांत्रिक परिपाटी के अनुरूप होगा। इस देश की गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें विघ्न डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जो कुछ भी किसान करेगा वो तिरंगे की शान को ऊंचा ही करेगा, उसको नीचा नहीं करेगा। इस सिलसिले में हरियाणा में हमने सबने आह्वान दिया है। 9 जनवरी को दीनबंधु छोटूराम जी की पुण्यतिथि थी। उस दिन से हरियाणा के तमाम संगठनों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम संगठनों ने आह्वान दिया है कि हम गांव-गांव जाके जन जागृति अभियान करेंगे, जिसका जिक्र किया पीछे। इस जन जागृति अभियान में हम लोगों के सामने वो सवाल रखेंगे जो कि लोगों के सामने इस आंदोलन के बारे में पूरी सूचना हम रखेंगे, लोगों को जानकारी देंगे। और हमारा आह्वान बड़ा सीधा है, हर किसान के घर से एक मेंबर 26 जनवरी के लिए दिल्ली आए। उन्हें 25 को चलना हो, 24 को चलना हो, जहां स्थिति है वहां से हर किसान के घर से कम एक मेंबर दिल्ली पहुंचे। हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली आए, और हर गांव से जो जत्था चले उसमें कम से कम 11 महिलाएं शामिल। ये आह्वान हमने देश भर में किसानों के सामने किया है। हरियाणा के बारे में बस 1-2 बात कह के अपनी बात में समाप्त करूंगा। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हम सब लोग कहते थे पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा उससे सीख रहा है, हरियाणा का किसान भी जुड़ा है। उसके बाद हरियाणा का किसान जुड़ा, हरियाणा किसान एकता का अद्वितीय नमूना हमारी आंख के सामने आया। और पिछले 1 हफ्ते से जो मैं देख रहा हूं, मैं घूम रहा हूं जिले में, जहां जहां पे टोल नाकों के ऊपर धरने चल रहे हैं वहां जा रहा हूं। पिछले 1 हफ्ते में जो हरियाणा का मैं मूड देख रहा हूं, मुझे विश्वास है कि 26 जनवरी आते आते हरियाणा पंजाब से 20 ही पड़ेगा, 19 कम से कम नहीं पड़ेगा इस 26 जनवरी की ऐतिहासिक मोबिलाइजेशन। दुख की बात यह है कि इस सब के बावजूद हरियाणा के जो शासक हैं वो अभी भी अपने खेल खेल रहे हैं। हरियाणा के शासक अपने तमाम तिकड़मे खेल रहे हैं, और जो विरोध में है वो भी किंतु परंतु का खेल खेल रहे हैं। मैं तमाम हरियाणा के नेताओं से, जो अपने आप को किसान की राजनीति का प्रतिनिधि बताते हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, अब आप किंतु परंतु का खेल बंद कर दीजिए। किंतु परंतु का वक्त नहीं बचा, अगर मगर का वक्त नहीं बचा। अगर ऐसा हो गया तो मैं उस तारीख को इस्तीफा दे दूंगा, ये सब करने का अब समय नहीं है। आप स्पष्ट बताइए आज आप कहां खड़े हैं। जो आज इस किसान आंदोलन के साथ है उसका नाम तो इतिहास में गिना जाएगा, और जो आज नहीं है, जो घर बैठा है या विरोध कर रहा है, ये सब लोग किसानों के गद्दार कहलाएंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। ये बात उन तमाम नेताओं पे लागू होती है जो अपने आप को किसानों का प्रतिनिधि बताते हैं, किसानों का मसीहा बताते हैं, उसका वारिस बताते हैं, देवीलाल जी का वारिस बताते हैं। उन सब के लिए चुनने का समय आज है, आज के बाद नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक सुझाव है, मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी किस्म की तोड़फोड़ का हम समर्थन नहीं करते। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने शांतिपूर्वक विरोध की कॉल दी है, किसी तोड़फोड़ हिंसा की कॉल हमने नहीं दी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, आप जानबूझ के किसानों को भड़काने के लिए इस तरह के नाटक आयोजित करने बंद कर दीजिए।
आप जानते हैं कि क्या स्थिति है प्रदेश में, आप जानते हैं किसान कितने नाराज हैं इन 3 कानूनों से, और ऐसे में जानबूझ के इस तरह की महापंचायत करना जिसका उद्देश्य केवल किसानों को भड़काना और झूठे किस्म के प्रचार करना है, ऐसा मत कीजिए। आपके उप मुख्यमंत्री घर पे बैठे हुए हैं, आप भी घर पे बैठ जाइए। आप इस तरह की भड़कावे की कार्रवाई न कीजिए। और संगठन में जुड़े हुए तमाम साथियों से, युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा, चाहे जितना भी भड़कावा हो, हमारी तरफ से किसी किस्म की बेजा हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को इस समय केवल और केवल किसी ऊंच नीच वाली हरकत का इंतजार है, क्योंकि और तो कुछ उनके हाथ में है नहीं। किसी तरह की कोई बेजा हरकत होती है तो सरकार उसका इस्तेमाल करना चाहेगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा युवाओं को कि हमारी तरफ से जोश में ऐसी कोई घटना ना हो जो हमारी बात के विरुद्ध जाए, और अपील करूंगा हरियाणा की जनता से कि हम 26 जनवरी के उस मोबिलाइजेशन को, अभूतपूर्व मोबिलाइजेशन को सफल बनाएं। एक आखिरी बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि कल से चल रहा है, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। रोक लगा दी है अपडेट, अभी 5 मिनट पहले तक तो अभी- मैंने अभी- देखा अभी- था अभी- जी। तो कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, अभी ऑर्डर नहीं आया है। दिक्कत यही होती है, कल शाम को भी हमने यही कहा कि हम कोई भी कहीं भी वैसा नहीं करेंगे। देयर वुड बी ए कमेटी, अभी 1 मिनट में पढ़ दूं क्योंकि वो आ रहा है। The bench is going to pass the orders. We are going to suspend the implementation of 3 farm laws until further order. और दूसरा वो there will be a committee to hold talks. और कमेटी में कौन होंगे अभी हम जानते नहीं, इन सब की चर्चा चल रही है। हमने कल इसके बारे में अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। कल शाम को किसान संगठनों की तरफ से बयान दिया गया था। हमने इस बात का स्वागत किया और धन्यवाद किया सुप्रीम कोर्ट को कि किसानों के शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के अधिकार को आपने स्वीकार किया है, इसके लिए हमने धन्यवाद किया। कोर्ट अगर इन कानूनों पर रोक लगाता है, किसी भी तरह की रोक लगाता है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम याद रखना चाहते हैं कि ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये नहीं है कि इन पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। हमारी मांग ये है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। तो हम इन पे रोक लगाने का स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारी मांग नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रही बात कमेटी की, हमने कल अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि किसान संगठन ऐसे किसी मध्यस्थता की कमेटी के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मदद के लिए कोई कमेटी बनाना चाहे बनाइए, सुप्रीम कोर्ट किसी से सुनना चाहे सुनिए, लेकिन किसान संगठन ऐसी किसी कमेटी के हिस्सा नहीं है। हम ऐसी किसी कमेटी में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज रहे हैं। हमारा इन कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है, हमारी सरकार से वार्ता चल रही है। अगला राउंड 15 तारीख को है, हमारी वार्ता वही होगी। सुप्रीम कोर्ट का काम जो इस पे लॉ एंड ऑर्डर की चीजों पे आदेश देना था वो उन्होंने दे दिया। संवैधानिकता की जांच जब वो करना चाहेंगे करेंगे। बीच बचाव, मध्यस्थता, मीडिएशन, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं। कोई एक भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है जो कि मध्यस्थता की मांग कर रही है। पता नहीं मध्यस्थता के सवाल कहां से आते हैं। किसान संगठनों को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन योगेंद्र जी, अभी तक का जो निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उससे खुश हैं? मैंने बताया आपको, मैं इस बात से पे संतुष्ट हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो पिटीशन आए थे कि किसानों को यहां से उखाड़ा जाए, इनको यहां से हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर नहीं किया है और हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। जो 3 कानूनों पे रोक लगाने की बात उन्होंने कही है, अभी ऑर्डर की कॉपी जब तक मैं अपनी आंख से पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं जानता नहीं कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, क्योंकि आप जानते हैं जो बोला जाता है और जो लिखा जाता है उसमें अंतर होता है। कानून में जो लिखा है उसी का महत्व है, बोले का कोई महत्व नहीं। तो लिखित आदेश का हम इंतजार करेंगे, लेकिन इन कानूनों पर रोक लगाने का कोई भी जो आदेश हो उसका तो हम स्वागत ही करेंगे। बस मैं आपको यही याद ही दिलाना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मांग ये नहीं है, इसलिए इसके आधार पे यहां से उठने का प्रश्न ही नहीं होता है।
कि रोक लग गई। रोक तो हो सकता है 15 दिन चले, रोक हो सकता है 1 महीना चले। जैसे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट था, उस पर स्टे दिया गया था, पिछले महीने स्टे दिया गया, काफी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, 4 दिन पहले जजमेंट आ गया, सब कुछ ठीक है, ये होगा। तो स्टे केवल एक टेम्परेरी चीज होती है, हो सकता है 2 हफ्ता चले, 4 हफ्ता चले, 4 महीना चले, 4 साल चले, हम जानते नहीं है, लेकिन स्टे केवल स्टे है। हम स्टे मांगने के लिए नहीं आए थे। स्टे मांगने के लिए आते तो हम वैसे ही सुप्रीम कोर्ट चले आते। हम स्टे मांगने नहीं आए, हम इन कानूनों को खारिज करने की मांग लेके आए हैं। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जो कमेटी का प्रस्ताव है, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कमेटी क्या है, कौन है, लेकिन जो भी कमेटी है उस कमेटी से हमारा कोई संबंध नहीं। सर, आपको लगता नहीं है कि अगर फार्मर्स अगर मार्च करेंगे यहाँ से दिल्ली की तरफ तो कोई स्टैंड ऑफ हो सकता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? क्योंकि उस दिन तो सिक्योरिटी पर्सनल भी काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय की जाएगी। अगर कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो देन फार्मर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे अजीब लगी आपकी बात सुन के। आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कही, लेकिन जिम्मेवार केवल किसानों को बताया, ये तो शायद ठीक नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ होता है, दोनों अगर वहाँ मार्च गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगी, फार्मर्स भी होंगे, दोनों तरफ से होगा ना। अगर हमारी तरफ से कोई हिंसा होती है, हम जिम्मेवार हैं। सरकार पुलिस की तरफ से हिंसा होती है, वो जिम्मेवार है। एंटर करेंगे तब तो स्टैंड ऑफ तो होगा ही ना सर। वो तो क्यों होगा सर? गणतंत्र दिवस के अवसर पे इस देश गण का तंत्र है, गण है ना। गण अपने गणतंत्र दिवस पे अपने देश की राजधानी में जाए तो उस पे लाठी गोली जरूर होगी। क्यों होगी भाई? जब हम कह रहे हैं तिरंगे को हम ऊंचा करेंगे, जब हम कह रहे हैं गणतंत्र दिवस में कोई विघ्न नहीं होगा, क्यों नहीं मैं कर सकता? तिरंगा लगा के क्यों नहीं घूम सकता? कौन सा कानून है जो कहता है कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में नहीं आ सकते? आप ही बताइए। हम सब इतनी आदत पड़ गई है हमें इन चीजों को सुनने की कि हमें सामान्य लगने लगी है बातें। क्यों? इसमें क्या बुरी बात है? गुंडागर्दी करें तो जरूर आप पूछें, पत्थर चलाएं आप पूछें, हिंसा करें आप पूछें, जाएं गणतंत्र दिवस पे तिरंगा थाम के, क्या बुरी बात है? स्वागत करना चाहिए, सरकार का तो छाती चौड़ी होनी चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है योगेंद्र जी। कई जिलों में हरियाणा सरकार ने स्टैंड लिया कि कई जिलों में जो जिला उपायुक्त है, डीसी प्रशासन जो है वो झंडा फहराएगा। क्या लगता है कि किसानों की ये जीत है, क्योंकि कई दिन से आंदोलन कर रहा है किसान? हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि ये झंडा फहराए ना फहराए, किसान झंडा फहराएंगे। हमारी तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की कोई ऐसी कॉल नहीं है कि जो आधिकारिक फंक्शन है उसमें विघ्न डालना, फला आदमी फहराए फला आदमी ना फहराए, ऐसी संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉल नहीं गई है। हमारी कॉल केवल ये, मैं फिर दोहरा दूं, हमारी कॉल केवल इतनी है कि तमाम दिल्ली के नजदीक के इलाके, रोहतक जाहिर है जिसमें शामिल है, वो साथी अपने स्थानीय जिले के फंक्शन पे किसी भी तरह का फोकस करने की बजाय सीधे दिल्ली आए। जो बहुत दूर है, कोई कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, वो अपने जिला स्तर पे किसानों की गणतंत्र दिवस परेड करें, लेकिन वो भी जो आधिकारिक गणतंत्र दिवस का फंक्शन है उसमें विघ्न न डालें। गणतंत्र दिवस का फंक्शन किसी एक सरकार या एक पार्टी का फंक्शन नहीं है, वो हम सबका फंक्शन है, उसमें कोई विघ्न डालने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं। सर, जो आपके भी टू मेजर डिमांड्स बची हुई है, रिपील ऑफ 3 फार्म लॉज, एक जो एमएसपी वाला है, तो एमएसपी कितना फिजिबल है? आपको लगता है कि अगर एमएसपी का एक लॉ लेके आए तो कि जो 23 क्रॉप्स हैं पूरे अक्रॉस द कंट्री, क्या गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स है कि वो खरीद पाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस तरह का एक भ्रम फैलाया गया है, सरकार ने भ्रम फैलाया है कि एमएसपी की गारंटी देने का मतलब है कि सरकार को 23 की 23 फसल पूरी की पूरी खरीदनी पड़ेगी। ये बात झूठ है, खरीदनी नहीं पड़ेगी। और इसके लिए कानून हम ऑलरेडी संसद में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। सन 2018 में किसान संसद का आयोजन किया गया, किसानों ने पहली बार अपनी तरफ से एक वैकल्पिक कानून दिया, और हमारा कानून स्पष्ट कहता है कि 4 तरीके हैं जिससे सरकार एमएसपी की गारंटी दे सकती है। पहला तरीका कि सरकारी खरीद जितनी आज होती है उससे अधिक हो, पूरी नहीं हो सकती, उससे अधिक हो सकती है, दाल की होनी चाहिए, तमाम होगी। नंबर 2, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जब भी किसी फसल का दाम एमएसपी से नीचे गिरे, सरकार सिलेक्टिव इंटरवेंशन करके उसके दाम को सपोर्ट करे। नंबर 3, अगर सरकार की तमाम कोशिशों और प्रोक्योरमेंट के बावजूद किसान को फसल का दाम एमएसपी से कम मिलता है, सरकार उसकी भरपाई करे, खरीदने की कोई जरूरत नहीं, सरकार सिर्फ भरपाई करे। और चौथा, कुछ विशेष परिस्थिति में अगर कार्टेलिंग हो रही है तो उसे कानून बना के कानून से रोका जाए, एमएसपी से नीचे की बिक्री हो। ये 4 तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए सरकार 23 की 23 फसलें खरीदे पूरी की पूरी, ये तो ना संभव है ना व्यवहारिक है, इसकी हमने मांग की ही नहीं। अच्छा योगेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि कमला गांव में जिस तरह से हुआ,
मुख्यमंत्री की महापंचायत में, और चरनूनी ने जो है किसान नेता है चरनूनी ने साफ तौर पर कहा कि ये हमने जिम्मेवारी ली है और इस तरह के अगर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो उस तरह के ही काम होंगे। क्या लगता है आपको कि ये होने चाहिए? आपकी राय क्या है इस पर? हरियाणा की मुख्यमंत्री की फजीहत तो ये तो किसी भी हरियाणा में किसी को अच्छा नहीं लग सकता। मुख्यमंत्री अपने जिले में अपने चुने हुए गांव में पांव न रख पाए, ये तो शर्म की बात है। इसके पीछे मुख्यमंत्री जो हुआ आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री को चुनौती मिली थी नारनौल में। नारनौल में मुख्यमंत्री ने इसी तरह की महापंचायत आयोजित की थी, नाटक किया था, और तब उन्हीं की पार्टी के सांसद राव इंद्रजीत ने उनको मंच से चुनौती दी थी, मुख्यमंत्री जी दक्षिण हरियाणा में तो करवा लेते हो, कभी अपने इलाके में करवा के दिखाओ तो जाने। बिल्कुल पब्लिक है, मीडिया के सामने बोला गया। ट्राई वाला इलाका बोला जी, ट्राई वाला इलाका अपने इलाके में करवाओ, ये बोलते है ना। तो उस चुनौती का जवाब देने के लिए महापंचायत हो रही थी। इसका किसानों से कोई संबंध नहीं, दो नेताओं की नाक की लड़ाई थी, जिसके अंदर वो किसानों का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि उस दिन शाम को मुख्यमंत्री कह सकें देखो किसान मेरे साथ हैं, किसान तीनों कानून के साथ हैं। सारा नाटक इसलिए हो रहा था। और इसमें आप ये भी जानते हैं 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला था। रिश्वत ये खुल के मुख्यमंत्री घोषणा करने वाले थे, भाई ये देंगे आपके इलाके को, ये देंगे। उन्होंने खुद बताया, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, उन्होंने खुद बोला था कि मैंने सब घोषणाएं करनी है ना। ये सब नाटक हो रहा था। इसके कारण वहां के किसान प्रवोक हुए। हम जानते हैं कि किसानों ने जो प्रवोक जब हुए तो उनको स्थानीय कोई बाहर के गुंडे बदमाश नहीं आए थे, स्थानीय गांव के लोगों ने उनको रास्ता दिखाया, उन्होंने उनको दूध पानी पिलाया। आपके अखबारों में खबर छपी है, स्थानीय किसानों ने सपोर्ट दिया, अंदर लेके गए। जो मंच तोड़ने की घटना हुई, वहां तोड़फोड़ हुई, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। हमारी तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहीं भी किसी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध किया गया है। यहां तक कि जब रिलायंस के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटे गए टावर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते और हम अपील करते हैं कि कृपया इनका बायकॉट करें, लेकिन इनकी बिजली काटने का तरीका ठीक नहीं। तो किसी भी तरह की हिंसा तोड़फोड़ हो, हम उसके समर्थन में कतई नहीं है, चाहे जो भी व्यक्ति उसका सपोर्ट करे, हिंसा के समर्थन में नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री से केवल निवेदन है, आप जानबूझ के इस तरह की हरकतें न करें जिससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो। हरियाणा के डिप्टी सीएम आज अमित शाह के सामने परेड करा रहे थे अपने विधायकों को लेकर। उप मुख्यमंत्री के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। इनसे 2-2.5 महीना पहले हमने 8 सितंबर को हमने कहा था, दुष्यंत चौटाला या कुर्सी या किसान, किसी एक को चुन लो। कुर्सी प्यारी है तो चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, किसान की विरासत का दावा बंद कर दो। पिछले 2 महीने में साबित हो गया कि उनको कुर्सी प्यारी है, उनको 2-4 चेयरमैन और मिल गई है ऊपर से इनाम के तौर पे। आपको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी से चिपके रहो, लेकिन याद रखो हरियाणा का किसान आपको और आपके राजनीतिक वारिसों को गद्दार नाम से जानेगा। ये गद्दारी है और हरियाणा का किसान भूलेगा नहीं इस बात को। लेकिन सर इसी में ना तो कोई सत्ता पक्ष ना विपक्ष का कोई भी नेता जो है, अभी आपने कहा इस्तीफा दे रहा है, तो क्या लगता है कि कोई राजनीति की जा रही है सभी पार्टियों से? लोग पलड़े में तौल रहे हैं किससे फायदा ज्यादा हो, और मैं इसीलिए मैंने कहा था अब किंतु परंतु का समय नहीं है, अब अगर मगर का समय नहीं है। जो देख रहा है तराजू में कि तराजू इस तरफ ज्यादा हुई कि उस तरफ ज्यादा हुई, मेरे वोट इससे ज्यादा मिलेंगे कि उससे ज्यादा कटेंगे, वो किसान का मित्र नहीं हो सकता। इस वक्त किसान के मित्र वही हैं जो किंतु परंतु को छोड़ के सीधे सीधे इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। आज से 10 दिन बाद तो सब लाइन लगाए हुए मिलेंगे, आज कौन खड़ा है ये महत्वपूर्ण। सर अभय चौटाला का जो कंडीशनल रेजिग्नेशन है कि 26 को ये होता है तो मैं रिजाइन करूंगा, उसको कैसे देखते हैं? मैंने उन्हीं के बारे में बोला था जब कहा था अगर मगर, अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा। ये क्या मतलब है? अगर इस्तीफा देना है आज दीजिए, 26 तारीख को ये 3 कानून वापस नहीं होते तो मेरा इस्तीफा आना है। इस तरह के खेल करने की क्या जरूरत है? खुल के सामने आइए। थैंक यू जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत बाकी साथी को जोड़ना